बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। भागने के दौरान कई सिपाही गोलियां खाकर गिरे। पता चला दूसरी तरफ से मुजाहिदीन आ गए हैं। भारतीय फौजी दो तरफा हमलों की जद में आकर मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। यके बाद दीगरे 4 ज़बरदस्त धमाकों ने श्रीनगर के भारतीय मोर्चों में खलबली पैदा कर दी थी। उनके टेलीफोन खड़खड़ा रहे थे। ट्रांसमीटर पर कई आला अफसरान एक दूसरे से बोल रहे थे। दिल्ली के मिलिट्री हेडक्वार्टर में पूरी फौज को अलर्ट रहने का हुक्म दिया जा रहा था। उन्हें संदेश ने घेर लिया था कि चीन ने या पाकिस्तान ने अचानक ही हमला कर दिया है, क्योंकि धमाके गैर मामूली नोयत के थे। शीतारा कमांडर के दिमाग में चीख चीख कर कह रही थी, गलत समझोगे तो और नुकसान उठाओगे। ये हमले चीन और पाकिस्तान ने नहीं, फरहाद के बेटे ने किए हैं। ये बाप बेटों की रिवायत है, वो छोटे मोटे हमले नहीं करते, दिल हिला देने वाले धमाके करते हैं और अपने मुखालिफिन के आसाब तोड़ फोड़ कर रख देते हैं। कमांडर ने कहा, मिस पूजा, हमारी तुम्हारी बात कौन मानेगा। कोई यकीन नहीं करेगा कि एक पारस ने तन्हा ऐसे क़यामत के धमाके किए हैं। रिपोर्ट आई है कि 4 ट्रकों में गोला बारूद भरा हुआ था, वो सब तबाह हो गया। 2 फौजी अफसर और 10 सिपाही मारे गए हैं। पता नहीं जख्मी कितने हुए हैं। शीतारा पूजा के दिमाग में आई। पूजा अपने कमरे से निकलकर कमांडर के कमरे में आई, फिर बोली, तमाम आला हुकाम और फौज के आला अफसरान से कहो कि वो आलमी सतह पर वावेला करें और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालें, लेकिन खुफिया तौर पर पारस को सुबह होने तक घेर लें। वो गिरफ्तार ना हुआ तो श्रीनगर से हमारी फौज के कदम उखाड़ देगा। वो अभी इस गांव में या गांव के अतराफ ही कहीं होगा। पूजा सर पकड़कर एक सोफे पर बैठ गई। दूसरे लफ्ज़ों में शीतारा ने सर पकड़ लिया था। ये बात समझ रही थी कि फौज जितना पारस से टकराएगी, पारस उतना ही आतिश फिशां बनता जाएगा। उसके एक्शन और उसकी तेज़ रफ्तारी को रोकने के लिए कोई और ही तदबीर करनी पड़ेगी। सोचते सोचते वो फिर पूजा के पास आई। उसके ज़रिए कमांडर से बोली, श्रीनगर और आसपास के इलाके में हमारे जितने मुसलमान मुखबर हैं, तुम उनसे टेलीफोन या ट्रांसमीटर के ज़रिए राबता करो। मैं तुम्हारे ज़रिए उनके दिमागों में पहुंचूंगी और एक नई चाल चलूंगी। पूजा, तुम देख रही हो कि मैं आराम करने आया था, अब वर्दी पहनकर हेलीकॉप्टर के ज़रिए श्रीनगर जा रहा हूँ। मेरे पास उन सुराग रिसानों से राबता करने का वक्त नहीं है। वो गुस्से से बोली, जाते हो तो जाओ, मगर वहाँ जाकर कौन सा तीर मारोगे? पारस का बाल भी बीका नहीं कर सकोगे। जो कहती हूँ वो करो, वरना लट्टू की तरह नचा दूंगी। नाराज़ क्यों होती हो? वैसे ही दूसरे आला अफसरान इल्ज़ाम दे रहे हैं कि मैं महाज छोड़कर दिल्ली ऐश करने आया हूँ। मेरी हिदायत पर अमल करो, तुम्हारे सर से इल्ज़ाम टल जाएगा। अच्छी बात है, तुम मेरे अंदर रहो, मैं सफ़र के दौरान ट्रांसमीटर के ज़रिए सुराग रिसानों की आवाज़ें तुम्हें सुनाता रहूँगा। पूजा ने सर झुका लिया। उसके अंदर शीतारा सोचने लगी, पारस बहुत चालाक है। वो जानता था कि श्रीनगर में भारतीय फौज के मोर्चे बहुत मजबूत हैं, इसलिए शहर से दूर गांव में फौजियों पर हमले करके उन्हें हिरासा कर रहा है। वो अभी छोटे छोटे इलाकों में ऐसी ही वारदातें करता रहेगा, शहर में दाखिल होने की जुर्रत नहीं करेगा। ये शीतारा की सोच थी, जबकि पारस की गुट्ठी में यह बात थी कि वो मौका और हालात के मुताबिक हिकमत अमली बदलता रहता था। वो ऐसे वक्त सोचता था कि दुश्मन क्या सोच रहा होगा और क्या लाहे अमल तैयार कर रहा होगा। और अगर फौज शीतारा की टेलीपैथी की उंगली पकड़कर चलने लगी होगी तो फिर ये ज़रूर सोचेगी कि पारस अपनी तन्हाई और महदूद वसाइल के मुताबिक शहर से दूर रहकर छोटे इलाकों में फौज को हिरासा करेगा, शहर में कभी नहीं आएगा। उसने तय कर लिया कि अब श्रीनगर में ही जिहाद का मज़ा आएगा। वो पाशा और होमर के साथ उस मकान में था जहां आफरीन ने पनाह ली हुई थी। कुछ मुजाहिदीन भी आ गए थे। पारस वगैरह से गले मिलकर एक दूसरे से मुतारिफ हो रहे थे। पारस ने पूछा, क्या आप लोग पैदाइशी कश्मीरी हैं? एक ने कहा, जी हाँ, हम यहीं के बाशिंदे हैं। आप कहाँ से आ गए? पारस ने कहा, मैं रंगों और खुशबुओं के शहर पेरिस से आया हूँ। पेरिस में ऐसी रंगीनियाँ हैं कि उन्हें देखकर आंखें हैरान रह जाती हैं। दुनिया की जितनी मशहूर तरीन खुशबुएं हैं वो सब पेरिस में तैयार होती हैं। मैं रंगों और खुशबुओं को छोड़कर आग और धुएं के माहौल में आया हूँ, क्योंकि मेरे दादा की ज़मीन जल रही है। मैं भी कश्मीरी हूँ। आफरीन उसे बड़ी मोहब्बत से देखकर मुस्कुरा रही थी और दिल ही दिल में कुर्बान हो रही थी। कश्मीरन को कश्मीरी मिला था। एक कमरे में बड़ा सा दस्तरखान बिछा था। मेज़बान बहुत गरीब था, मगर दस्तरखान सब्ज़ी, गोश्त की डिशों
और रोटियों से भर गया था। पूरी बस्ती के मुसलमान अपने अपने घर का खाना ले आए थे और मुजाहिदीन की मेज़बानी करते हुए खुशी से खिले जा रहे थे और कह रहे थे, मुजाहिदीन का इतना बड़ा हमला कभी किसी शहर में नहीं हुआ, अब हमारे गांव का नाम दूर तक रोशन होगा। पारस ने खाने के दौरान अफ़गानी और कश्मीरी लिबास की फरमाइश की थी। ऐसे दर्जनों लिबास मुहैया कर दिए गए। खाने के बाद पारस अफ़गानी और पाशा कश्मीरी बन गया। मुजाहिदीन ने उन्हें अपने साथ चलने की दावत दी। पारस ने कहा, मैं जल्दी आप लोगों से दोबारा मिलूंगा, फ़िलहाल मेरी मंजिल दूसरी है। वो मुजाहिदीन से मुसाफहा करके अपने साथियों के साथ गांव से बाहर आ गया। उमर ने पूछा, सर अब क्या इरादा है? उसने कहा, हम ये रात श्रीनगर में गुजारेंगे। वो हैरानी से बोला, सर आप दुश्मनों के घर में जाकर सोना चाहते हैं? जब दुश्मन हर जगह तलाश कर रहे हों तो फिर दुश्मन ही के घर में छुपना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर में हमारी मौजूदगी की तवक्को नहीं करेगा। पाशा ने कहा, तुम्हारी बात समझ में आती है, फिर भी श्रीनगर ही जाना क्यों ज़रूरी है? मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी जाने बहार जाने तमन्ना वो मलका हुस्न उसी शहर में होगी। वो अकीदत से लिपट कर बोला, पारस भाई तुम कितने अच्छे हो, मैं तुम पर कुर्बान हो जाऊंगा। तुम इसी तरह लिपटे रहोगे तो मैं ही खामखा कुर्बान हो जाऊंगा। आफरीन और होमर हंसने लगे। पाशा ने उसे छोड़ दिया। फिर वो छोटा सा काफिला श्रीनगर की समत जाने लगा। आफरीन ने कहा, मैं भारतीयों और कश्मीरियों के तनाज़े के मुतल्लिक पढ़ती रही हूँ। मैंने अंदाज़ा लगाया है कि श्रीनगर में लाल चौक ऐसा इलाका है जहाँ मुसलमानों की खासी आबादी है और मुजाहिदीन की पोजीशन किसी हद तक मजबूत है। भारतीय फौजी इस इलाके में बेधड़क दाखिल नहीं होते। बड़ी तैयारियों के बाद वहाँ दफ़ा 144 नाफिज करके घरों की तलाशी लेते हैं। पारस ने कहा, फिर तो हम उसी इलाके में चलेंगे, लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि शहर में वो इलाका लाल चौक कहाँ है? किसी से पूछेंगे तो उसकी नज़रों में मशकूक हो जाएंगे। बात दूर तक पहुँचेगी कि 3 अजनबी एक हसीना के साथ शहर में आए हैं। उनमें से किसी ने पूरा कश्मीर तो क्या वहाँ का एक शहर भी नहीं देखा था। आफरीन 14 बरस की उम्र तक अनंतनाग में थी, उसने भी श्रीनगर कभी नहीं देखा था। पारस ने कहा, हमें एक गाइड की ज़रूरत है। अगर हम उस गांव से किसी कश्मीरी जवान को साथ ले आते तो बेहतर होता। उमर ने कहा, हम शहर में दाखिल होने से पहले किसी काबिल एतमाद आदमी को तलाश कर लेंगे। अगर उस पर भरोसा होगा तो उसकी रहनुमाई कबूल करेंगे। उनके सामने एक मंजिल थी, मगर मंजिल तक पहुंचने का महफूज रास्ता नहीं था। इन हालात में तकदीर के भरोसे पर आगे बढ़ना पड़ता है। वो चारों भी पेश आने वाले हालात से निमटने के लिए कुछ तकदीर और कुछ तदबीर पर भरोसा कर रहे थे। शीतारा तदबीर पर अमल कर रही थी। कमांडर सफ़र के दौरान एक एक सुराग रिसां से राबता करता रहा और वो एक एक सुराग रिसां के अंदर झांक कर उनकी आवाज़ और लहजे की नकल एक कैसेट में रिकॉर्ड करती रही। कमांडर का हेलीकॉप्टर श्रीनगर पहुंच गया। उस वक्त तक शीतारा ने 15 मुसलमान और 25 हिंदू मुखबरों की आवाज़ें रिकॉर्ड कर लीं। उनमें चंद नौजवान लड़कियां भी थीं। कमांडर ने तमाम मुखबरों से कह दिया था कि एक टेलीपैथी जानने वाली उनके दिमागों में आया करेगी। उसके हर हुक्म की तामील की जाए। उसका नाम पूजा है। शीतारा ने पहले मुसलमान मुखबरों की तरफ तवज्जो दी। मालूम हुआ वो गरीब थे, रोटी और लिबास को तरसते थे। बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए तहरीक आज़ादी के ख़िलाफ़ हो गए थे। उनमें से कुछ नशे के आदी थे। महंगे नशे की तलब पूरी करने के लिए ज़्यादा रकम की ज़रूरत पेश आती थी, इसलिए वो अपने ही भाइयों के ख़िलाफ़ मुखबर बन गए। उसने उनके दिमागों में जाकर पहले ये मालूम किया कि उनमें से कौन मुखबर इस गांव से ताल्लुक़ रखता है जहां अभी ज़बरदस्त धमाके हुए। ऐसे 2 मुखबर सामने आए। एक की सोच ने बताया कि वो अनाज खरीदने शहर आया हुआ था, धमाके के वक्त गांव में नहीं था, मगर दूसरा वहां था। दूसरे की सोच ने बताया वो भारतीय फौजी अफसर के हुक्म के मुताबिक बस्ती के एक एक मुसलमान पर कड़ी नज़र रख रहा था। ऐसे वक्त उसे नशे की तलब हो रही थी, लेकिन ड्यूटी का ख्याल था। फिर इशा की अजान होने लगी थी। वो मस्जिद की तरफ जाने लगा। तब उसने एक अजनबी को मस्जिद के सामने देखा। उसे पूछा कि वो कौन है। जब उसने जवाब दिया तो पता चला कि वो औरत है और बस्ती के किसी घर में पनाह चाहती है। शीतारा ने पूछा, वो औरत कैसी थी, उसका हुलिया बताओ। वो कंबल में लिपटी हुई थी, अपना मुंह भी कंबल से छुपा रखा था। मैंने एक मकान की तरफ इशारा करके कहा कि उसे वहां पनाह मिल जाएगी। मैं जानता था वहां हमारे अफसर साहब 2 सिपाहियों के साथ मौजूद थे। जब वो गई तो वहां उसे पकड़ लिया गया
मैं दूसरे अफसर के पास जाकर रिपोर्ट देने लगा। ये बताओ कि धमाकों के बाद जब फौजी भाग गए तो क्या तुम वहाँ थे? जी हाँ, मैं बस्ती का आदमी हूँ, मुझे कोई दुश्मन और मुखबर की हैसियत से नहीं जानता, मैं वहीं था। तो फिर तुमने कंबल में लिपटी हुई औरत और उसके साथियों को गांव से जाते देखा होगा। मैंने नहीं देखा, मुझे नशा हो गया था। सितारा ने गुस्से से कहा, कुत्ते के बच्चे, तुम ड्यूटी के वक्त नशा करते हो? क्या इसलिए तुम्हें बड़ी बड़ी रकमें दी जाती हैं? देखो मैडम, तुम्हारे कुत्ते का बच्चा कहने के बाद भी मैं आदमी का बच्चा रहूँगा। मैं नशे की खातिर ड्यूटी करता हूँ, नशे की खातिर कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी के खिलाफ आप लोगों की ताबेदारी करता हूँ, इसलिए आइंदा मुझे गाली ना देना। वो गुस्से से बोली, जलील कुत्ते, 2 टके के मुखबर, गाली दूंगी तो तू क्या बिगाड़ लेगा? मैं बड़े सुरूर में हूँ, तुम्हें भी बड़े सुरूर में गालियाँ दूंगा। कुत्ती, कमीनी, हराम की पिल्ली। सितारा ने उसके दिमाग को एक झटका दिया। वो चीखें मार कर जमीन पर तड़पने लगा। एक ही दिमागी झटके में नशा हिरन हो गया था। वो दोनों हाथों से सर पकड़ कर करह रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके शाने पर सर है या नहीं, अगर है तो सर में दिमाग है या नहीं। वो बड़ी देर तक अजाब में मुब्तला रहा, फिर तकलीफ कम होती गई। वो उठकर टहलते हुए बोला, अरे तू कैसी चुड़ैल है, कहाँ से मेरे दिमाग में घुस आई है? लेकिन सितारा किसी दूसरे मुखबर के पास जा चुकी थी। वो बोलता रहा, तुमने मेरे दिमाग को फोड़ा बना दिया, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर तुमने मेरा नशा हिरन कर दिया, मैं दूसरी पुड़िया कहाँ से लाऊं? वो उठकर खड़ा हो गया, फिर एक तरफ चलते हुए बोला, पुड़िया ना जेब में है ना घर में, और ये चीज़ गांव में मिलती नहीं है। अब रात के वक्त शहर जाना होगा, वरना नींद नहीं आएगी, सुबह तक नशे की तलब मार डालेगी। वो डगमगाता हुआ बस्ती से बाहर आ गया। शहर वहां से सिर्फ 2 मील के फासले पर था। वो उधर जाने लगा। ऐसी तलब के वक्त उसे अपनी महबूबा बहुत याद आती थी। उससे जुदाई के सारे जख्म ताज़ा हो जाते थे। यही फौजी उसे उठाकर ले गए थे, फिर पता नहीं कहाँ मार कर फेंक दिया था। ये बेबसी और मजलूमियत जब बहुत ज़्यादा तड़पाने लगी तो वो सदमा भुलाने के लिए नशे का आदी बन गया था। आज ऐसा आदी हो गया था कि तलब पूरी करने के लिए अपना ज़मीर बेच रहा था। जो जालिम उसकी मोहब्बत को और उसकी मंगेतर को उठा कर ले गए थे, उन्हीं की ताबेदारी कर रहा था। उसके बड़े अब्बा ने कहा था, मेरी बेटी अभी कमसिन है, 2 बरस बाद इसे तेरी दुल्हन बना दूंगा। आज वो उस दुल्हन को भुलाने के लिए नशा खरीद रहा था और कश्मीर का लहू बेच रहा था। वो शहर के पहले मोहल्ले में दाखिल हो गया। इस मोहल्ले में कश्मीर की मशहूर शॉलें तैयार होती थीं। शॉल बानी के लिए घरों में खड्डियाँ और मिलों में मशीनें लगी हुई थीं। वहाँ रात को भी काम होता रहता था। एक खड्डी वाले ने उसे देखकर कहा, ए समदू भाई, इधर रात के वक्त कैसे आ गए? वो अपने बदन को एक हाथ से दाबते हुए बोला, नशे की तलब बुरी होती है, पुड़िया ख़त्म हो गई, लेने आया हूँ। क्या अभी तुम पुड़िया खरीदने बट मालू जाओगे? हाँ, तुम तो जानते हो नशा उसी इलाके में मिलता है, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो करीब आकर सरगोशी में बोला, मेरे घर में 4 अजनबी मेहमान हैं, वो मुसलमान हैं, इसलिए मैंने छुपा लिया है। वो लाल चौक जाना चाहते हैं, तुम लाल चौक से गुजर कर ही बटमाला जाओगे, क्या उन्हें पहचानते हुए जा सकते हो? मुखबर समदू के कान खड़े हो गए थे। गांव में आकर धमाके करके फौजियों को भगाने और वहां से कहीं जाने वाले भी 4 मुसलमान ही थे। समदू ने सरगोशी में पूछा, क्या वो चारों मर्द हैं? सहमे हुए मेज़बान ने कहा, 1 औरत और 3 मर्द हैं। समदू भाई, यहाँ आसपास हिंदू ज़्यादा हैं, किसी ने फौज को खबर दे दी तो मेरे बीवी बच्चे मारे जाएंगे। समदू खला में तक रहा था और सोच रहा था, अगर वो फौज को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिम की निशानदही करेगा, 1 नहीं 4 मुजरिमों को गिरफ्तार करवाएगा, तो इनाम में खासी बड़ी रकम मिलेगी। वो मुस्कुराकर सोचने लगा, अभी जिन मुजरिमों की खातिर उस टेलीपैथी जानने वाली चुड़ैल ने मुझे गालियां दी थीं और मुझे जहनी अजाब में मुब्तला किया था, वो मुजरिम मेरे हाथ आ गए हैं। मैं उन्हें बड़े साहब के हवाले करके कहूँगा, मैं टेलीपैथी वाली से बड़ा दिमाग रखता हूँ, आइंदा उस चुड़ैल को मेरे पास कभी ना भेजना। मेज़बान ने पूछा, समदू भाई क्या सोच रहे हो? मैं जानता हूँ रास्ते में खतरा है, गश्त करने वाले सिपाही तुम्हारे साथ 4 अजनबियों को देखकर शुबा करेंगे, मगर अजनबी मेहमानों के पास हथियार भी हैं और बड़ी रकमें भी। तुम सिपाहियों को रिश्वत देकर उन्हें लाल चौक पहुंचा सकते हो। वो उसके शाने को थपक कर बोला, दोस्त फिक्र ना करो, मैं मुसलमान हूँ, उन मुसलमानों पर आंच नहीं आने दूंगा। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। समदू उसके साथ चलता हुआ उसके मकान में आया।
मकान के अगले हिस्से में शॉल बानी के लिए खड्डियां लगी हुई थीं। पिछले हिस्से में रिहाइश थी। वहां एक कमरे में पारस, पाशा और होमर बैठे हुए थे। मेज़बान ने समदू को उनसे मुतारिफ कराया, फिर कहा, ये हमारा समदू भाई श्रीनगर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, ये तुम्हें लाल चौक तक पहुंचा देगा। समदू ने कहा, तुम तीनों के पास असलहा है, इसे यहीं छुपा कर जाना होगा। सुना है तुम लोगों के पास बहुत रकम है, ये अच्छा है, सिपाहियों को रिश्वत देकर मंजिल तक पहुंच जाओगे। पाशा ने कहा, हम कहाँ पहुंचेंगे, तुम पहुंचाओगे? हाँ, मैं ही पहुंचाऊंगा, मगर गाड़ी का बंदोबस्त करना होगा। मैं अभी जाकर किसी ऐसे गाड़ी वाले को लाता हूँ जो मुसलमान हो, मुझे 200 रुपये दो। वो पारस से नोट लेकर गिनते हुए सोचने लगा, सीधा यहाँ से थाने जाऊंगा और फ़ोन के ज़रिए मेजर साहब को मुसल्लह सिपाहियों के साथ बुलाऊंगा। ये अहमक मुजाहिदीन खुद ही मेरी ठोकरों में आ गए हैं। वो नोटों को जेब में रखकर जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर ठिठक गया। उसे गुमशुदा महबूबा की आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर दोनों हाथों से सर को थाम लिया, मगर वो सदा दे रही थी, समदू। अगरचे बिछड़े हुए 5 बरस गुजर गए थे, मगर आवाज़ में वही तरन्नम, वही अपनायत थी। वो पूछ रही थी, समदू, ये तुम हो? उसने फौरन पलट कर देखा। वो अंदरूनी कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। अब वो पहले जैसी लड़की नहीं थी। 14 बरस की कच्ची कली नहीं थी। 19 बरस की उम्र में भरपूर औरत लग रही थी, मगर नाक नक्शा वही था, वही मुस्कुराती आंखें थीं। वो तड़प कर बोला, आफरीन, ये तुम हो? पारस दोनों को सवालिया निगाहों से देख रहा था। आफरीन ने कमरे में आकर कहा, मैं इस दरवाजे के पीछे से तुम्हें देख रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी। तुम तो बहुत बदल गए हो। हाँ, तुम्हारी जुदाई ने मुझे बदल डाला है। मैं तुम्हें भुलाने के लिए दिन रात नशे में डूबा रहता हूँ, फिर भी तुम्हें भुला नहीं पाता। आफरीन ने झींप कर पारस को देखा, फिर कहा, समदू, मैं तुम्हारी क्या लगती थी कि तुमने मेरे लिए ये हालत बना ली? तुम मुझसे पूछ रही हो, क्या आप भूल गई कि तुम्हारे अब्बा मेरे साथ तुम्हारी शादी करने वाले थे, मगर तुम कमसिन थी, इसलिए शादी की बात टल गई थी। तुम खुद कहते हो मैं कमसिन थी, मुझे भी याद है। 14 बरस की उम्र में मुझे अगवा किया गया था। मैं हैरान हूं कि तुम उस वक्त से मुझे दीवानावार चाहते हो। मैं इस उम्र में तुम्हारी चाहत को समझ नहीं सकती थी, और अब समझ रही हूं तो देर हो चुकी है। क्यों देर हो चुकी है? तुम अब तक कहाँ थी? इस घर में कहाँ से आई हो? वो पारस, पाशा और होमर की तरफ इशारा करके बोली, ये मेरे साथी हैं, मेरे मोहसिन हैं, मुझे मेरे वतन में लाए हैं। समदू ने कहा, ओ खुदाया, तुम वही औरत हो जो गांव की मस्जिद के सामने कंबल में लिपटी हुई थी, और मैं वहां तुम्हें पहचान ना पाया। मैंने जानबूझकर तुम्हें फौजियों के हवाले करने के लिए उस मकान में भेजा था। ये कहकर वो हंसने लगा। उसकी हंसी जोरदार कहकहों में बदलने लगी। आफरीन ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? अपनी कमबख्ती पर हंसी आ रही है। मैं तुमसे मिलने की दुआएं दिन रात मांगता रहा और तुम मिली तो मैं तुम्हें फिर एक बार हार के भारतीय फौज के हवाले करने वाला था। अभी तुम्हारे साथी से 500 रुपये लेकर मेजर सक्सेना को इतला देने वाला था कि तबाही मचाने वाले 4 मुसलमान इस घर में छुपे हुए हैं। आफरीन ने बेयकीनी से पूछा, क्या वाकई तुम ऐसा करने वाले थे? वो मुट्ठियां भींच कर बोला, हाँ, ऐसा करने वाला था। तुम्हारी जुदाई ने मुझे नशे का आदी बना दिया, और नशे की तलब ने भारतीय फौज का दलाल बनने पर मजबूर कर दिया। आज तुम्हें आंखों के सामने देखकर यह सच्चाई मालूम हो रही है कि मैं ज़मीर फरोश हूँ, मैं बुज़दिल हूँ। जो फौजी तुम्हें उठा कर ले गए, मैं उनका कुछ ना बिगाड़ सका, तो उनका कुत्ता बन गया। वो टेलीपैथी जानने वाली मेरे दिमाग में आकर मुझे कुत्ता कह रही थी, ठीक ही कह रही थी। पारस ने चौंक कर समदू को देखा। ये समझ गया कि उसके अंदर शितारा आई होगी। उसने अपनी जगह से उठकर कहा, आफरीन, ये मुबारक मौका है कि बरसों के बाद अपने कज़न से तुम्हारी मुलाकात हुई, लेकिन इसके दिमाग में शितारा आती है, शायद अब भी मौजूद हो और हमारी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा चुकी हो। समदू ने हाथ उठाकर कहा, मिस्टर, ज़रा 1 मिनट, अभी ना जाओ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अब वो मेरे अंदर नहीं आती है। समदू, तुम नशे के आदी हो, उसे अपने दिमाग में महसूस नहीं कर रहे हो। आप मेरी पूरी बात सुने। मैंने उसे गालियाँ दी थीं, उसने मेरे दिमाग में ज़लज़ला पैदा किया था। क्या इतनी दुश्मनी के बाद भी आएगी? क्या तुमने वाकई उसे गालियाँ दी थीं? हाँ, मैंने उसे कुत्ती, कमीनी और हराम की पिल्ली कहा था, क्योंकि उसने मुझे कुत्ते का बच्चा कहा था। पारस ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस मगरूर के मिजाज को खूब समझता हूँ। इतनी गालियाँ सुनकर उसने तुम्हें सज़ा दी है। शायद अब नहीं आएगी, लेकिन किसी वजह से भी आ सकती है। अगर तुम आफरीन की सलामती चाहते हो तो हमसे दूर हो जाओ और हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करने दो।
मैं जिसके लिए दिन रात दुआएं मांगता रहा हूं उसे नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। तुम सब मेरे साथ हथियार लेकर चलो। मैं तुम लोगों को लाल चौक पहुंचाकर ऐसी चाल चलूंगा कि दुश्मनों को कभी तुम्हारा पता ठिकाना मालूम नहीं होगा। पारस ने कहा, मैं आफरीन के लिए तुम्हारे जज्बात समझता हूं। तुम वाकई उस पर और हम पर आंच नहीं आने दोगे, लेकिन टेलीपैथी के सामने बेबस हो जाओगे। वो तुम्हारे दिमाग में घुसकर हमारा ठिकाना मालूम कर लेगी। समदू ने अचानक रिवॉल्वर निकालकर उसकी नाल अपनी कनपट्टी से लगाकर कहा, नहीं घुसेगी, मेरे दिमाग में कभी नहीं घुस पाएगी। आज मैं भारतीय फौज का दलाल नहीं, अपनी आफरीन का दीवाना हूं। मैं आफरीन की कसम खाकर कहता हूं कि तुम सबको लाल चौक पहुंचाते ही खुदकशी कर लूंगा। आफरीन ने कहा, पागल हुए हो, रिवॉल्वर कनपट्टी से हटाओ। नहीं हटाऊंगा। मुझ में यह हौसला उस वक्त होता जब तुम्हें अगवा किया जा रहा था तो मैं सिपाहियों से लड़ते लड़ते मर जाता। आज तुम्हारी हिफाजत करने वाले ये 3 साथी हैं। मैं इस इत्मीनान से मरूंगा कि आइंदा तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। पारस ने कहा, ठीक है, तुम चितारा का रास्ता रोकने के लिए हम सबको सलामत रखने के लिए अपनी जान दोगे, लेकिन पहले हमें लाल चौक तो पहुंचाओ। पहले यकीन तो करो कि आफरीन एक महफूज मकाम तक पहुंच गई है। उसने कनपट्टी से रिवॉल्वर हटाकर जेब में रख लिया, फिर कहा, मेरा इंतजार करो, मैं गाड़ी लेकर अभी आता हूं। वो चला गया। पारस ने पाशा को इशारा किया। वो एक जगह बैठकर समदू की तरफ ध्यान देने लगा, इंतजार करने लगा कि वो बाहर जाकर किसी से बातें करे तो उसकी गुफ्तगू सुनता रहे। आफरीन ने पारस के करीब आकर उसके बाजू को थाम कर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं समदू के इश्क और उसकी दीवानगी से कतन बेखबर थी? हाँ, मुझे यकीन है। तुम अनजाने में उसकी दीवानगी का सबब बनती रही हो, और मुझे यकीन है कि तुमने होश संभालने के बाद किसी को दिल से चाहा है तो वो मैं हूं। वो बहुत खुश हो रही थी। उसके लबों पर तबस्सुम था, आंखों में ममनूनियत और चेहरे पर गुलाब की सी ताजगी थी, और ये सब पारस के लिए थी। पाशा ने कहा, समदू ने एक गाड़ी किराए पर हासिल कर ली है। ड्राइवर मुसलमान है, मैं उसकी बातें भी सुन रहा हूं, उस पर भरोसा किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई। पारस ने चुपके से कहा, आफरीन, तुम समदू के साथ बैठो, उस बेचारे का दिल रखो। नहीं पारस, इस तरह इसकी गलत फहमी बढ़ेगी, वो मुझसे कुछ ज्यादा ही तवक्कुआत रखने लगेगा। तुम उसके साथ रहकर समझाओ कि तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो। वो तुम्हें महबूबा ज़रूर समझे, लेकिन मोहब्बत किसी को पा लेने का नाम नहीं है। वो सब गाड़ी में बैठने लगे। आफरीन समदू के पास आकर बैठ गई। जब गाड़ी चल पड़ी तो वो बोला, ये सब कुछ ख्वाब सा लग रहा है। यूं लगता है आंख खुलेगी तो तुम हमेशा की तरह गुम हो जाओगी। वो बोली, अपनी दीवानगी पर काबू रखो। तुमने मिलने की तमन्ना की, तकदीर ने हमें मिला दिया। हम आइंदा भी मिलते रहेंगे, लेकिन सिर्फ दोस्त बनकर। मैं तुम्हारे ताऊ की बेटी हूँ और तुम्हारी बेहतरीन दोस्त हूँ। इससे ज़्यादा कुछ और ना सोचो, कुछ और ना चाहो। वो सर झुकाए खामोश बैठा रहा, फिर बोला, इन 5 बरसों में किसी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। किसी ने जबरन नहीं छीना है। मैं मोहब्बत और अकीदत से उसकी हो गई हूँ। वो मेरा डॉक्टर है, मेरे कैंसर का इलाज कर रहा है। समदू ने चौंक कर उसे देखा, फिर बेयकीनी से बोला, क्या मजाक कर रही हो? नहीं, मेरे किसी भी साथी से पूछ लो, मैं मौत के साथ साथ चल रही हूँ। तुम या कोई भी मुझसे कितनी मोहब्बत कर सकता है, इतनी कि मुझे मौत से ना बचा सका तो खुद मेरे लिए मर सकता है। लेकिन मेरा डॉक्टर ना खुद मरेगा ना मुझे मरने देगा। वो मेरी मौत से लड़ रहा है और मुझे नई जिंदगी देता जा रहा है। शायद मैं तभी उम्र जी सकूं। वो बोला, फिर तो मैं उस डॉक्टर को सलाम करता हूँ। मेरी मोहब्बत का तकाजा है कि तुम जिंदा रहो। वो डॉक्टर कौन है? वो जो पीछे बैठा हुआ है, पारस, मेरा महबूब, मेरा डॉक्टर, मेरी जिंदगी, मेरी मुसरतों का महवर और मरकज़। गाड़ी रुकने लगी। सामने सड़क के किनारे फौजियों का एक ट्रक खड़ा हुआ था। एक मुसल्ला फौजी गाड़ी को रुकने का इशारा कर रहा था। पारस वगैरह ने हथियारों को कदमों के नीचे छुपा रखा था। गाड़ी रुकते ही समदू ने उतरकर अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड ऑफिसर को दिखाया। ऑफिसर ने उसे पढ़कर मुतमईन होने के बाद कहा, अच्छा, तो तुम कमांडर साहब के ख़ास मुखबर हो। ये तुम्हारे साथ कौन लोग हैं? वो जो सामने बैठी है कमांडर साहब की साली है, पीछे उनके रिश्तेदार हैं। आप उनसे पूछकर तसल्ली कर लें। ठीक है, जाओ। वो गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी आगे चल पड़ी। सब ने इत्मीनान की सांस ली। पारस ने कहा, भाई समदू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुकाबले की नौबत नहीं आई, हमें साफ बचा कर ले आए। उसने मोहब्बत से आफरीन को देखा, फिर कहा,
मैं नहीं चाहता था कि गोलियां चलें और कोई गोली आफरीन की तरफ आए। मिस्टर पारस, मैं तुम्हारी तरह इसकी खतरनाक बीमारी से लड़ नहीं सकता। इसके दुश्मनों से तो लड़ सकता हूँ या इसे लड़ाई से दूर रख सकता हूँ। पारस ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो मगर बहुत जज्बाती हो। क्या लाल चौक में क़याम के लिए कोई होटल है? मेरे एक दोस्त का मकान है, वो खाली पड़ा रहता है क्योंकि वो तन्हा है। कारोबार के सिलसिले में दिल्ली जाता आता रहता है। आजकल यहाँ है, तुम सब उस पर भरोसा कर सकते हो। वो लाल चौक पहुँच गए। गाड़ी बाजार से गुजरती हुई रिहायशी मोहल्ले में आई, फिर एक मकान के सामने रुक गई। समदू ने गाड़ी से उतरकर उस मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुल गया। एक शख्स नजर आया। समदू उससे मुसाफहा करते हुए अंदर चला गया। पाशा उस पर तवज्जो दे रहा था। उस मोहल्ले में बड़ी रौनक थी। गली के मोड़ पर एक मकान की दीवारों पर रंग बरंगे कुमकुमे रोशन थे। औरतों के गीत गाने की आवाज़ें आ रही थीं। इस घर में यकीनन शादी की तकरीब होगी, इसीलिए इतनी चहल पहल थी। सर्दी में इजाफा हो गया था। खुली फजा में कोहर की धुंध छाई हुई थी। इस धुंध में रंगीन कुमकुमे धुंधलाए धुंधलाए से दिखाई दे रहे थे। समदू मेज़बान के साथ मकान से बाहर आया। मेज़बान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कहा, तशरीफ़ लाएं, आप सबकी आमद मेरे लिए बाइसे मुसरत है। उसने हर एक से मुसाफहा करते हुए कहा, मेरा नाम मुराद अली है। समदू ने आपके मुख्तसर हालात बताए हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप मेरे मकान में महफूज रहेंगे। यहाँ सभी मुसलमान हैं, कोई एक दूसरे के खिलाफ मुखबरी नहीं करता। वो सब बातें करते हुए मकान के अंदर आए। मुराद अली खाने का इंतज़ाम करना चाहता था। पारस ने मना कर दिया क्योंकि वो गांव से खाकर चले थे। आफरीन कहवा तैयार करने के लिए समदू के साथ बावर्ची खाने गई। पारस मुराद अली से उस शहर के मुतालिक मालूमात हासिल करने लगा। आफरीन एक ट्रे में कहवे से भरी केतली और प्यालियां लेकर आई। वो सब कहवा पीने के दौरान ये तय करते रहे कि कभी फौजियों ने आकर पूछगछ की तो हम मुराद अली से कैसी रिश्तेदारी जाहिर करेंगे। मुराद ने कहा, मैं अभी जा रहा हूँ, मोहल्ले वालों को आप लोगों के मुतालिक समझाऊंगा। आप 3 मर्द हैं, मुझे और समदू को मिलाकर हम 5 हो गए हैं। एक घर में 5 मर्द हों तो फौजी मुजाहिदीन का शुबा करते हैं। हम सब मुख्तलिफ घरों में तकसीम हो जाएंगे। यहाँ के मुसलमान मुजाहिदीन को अपने यहाँ मेहमान रखने में फ़ख्र महसूस करते हैं। वो और समदू बाहर जाने लगे तो पारस ने कहा, समदू अपना रिवॉल्वर मुझे दो, हमें तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए। वो बोला, मैं अपने फ़ैसले पर अमल करूँगा वरना मेरी ज़िंदगी तुम सब के लिए मुसीबत बन जाएगी। मुराद अली को समदू के फ़ैसले के मुतालिक बताया गया। मुराद ने कहा, अगर कोई औरत दिमाग में आती है तो ये तशवीश की बात है। वो समदू के ज़रिए यहाँ का ठिकाना मालूम कर लेगी। पारस ने कहा, मुझे यकीन है वो दोबारा समदू के दिमाग में नहीं आएगी, और अगर आएगी तो मैं उससे निमट लूँगा, लेकिन हम में से कोई समदू की खुदकशी गवारा नहीं करेगा। वो बोला, मुझे आफरीन की ज़िंदगी और सलामती अजीज़ है। मैं यहाँ से दूर जाकर अपने फ़ैसले पर अमल करूँगा। पारस ने अपनी गन सीधी की, फिर आफरीन को निशाने पर रखकर बोला, मैं इसे नई ज़िंदगी दे रहा हूँ तो मौत भी दे सकता हूँ। जब भी मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिलेगी मैं इसे मार डालूंगा। समदू गुस्से से लर्ज़ कर बोला, आफरीन पर से गन हटा लो वरना अच्छा नहीं होगा। यही मैं कह रहा हूँ, तुम खुदकशी करोगे तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे बाद आफरीन नहीं रहेगी। आफरीन ने कहा, समदू, मैं तुम्हें चाहती हूँ और कसम खाती हूँ कि खुदकशी करोगे तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। वो उसके महबूबाना अंदाज से सरशार होकर बोला, क्या मैं इतना खुश नसीब हूँ कि तुम मेरे लिए जान दे सकती हो? हाँ, मैं कसम खा चुकी हूँ। तुम बहस ना करो, रिवॉल्वर पारस को दे दो। हम सब मिलकर उस टेलीपैथी जानने वाली से निमट लेंगे। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला। आफरीन उसके करीब आई। उसने मोहब्बत से मुस्कुरा कर उसे देखा, फिर वो रिवॉल्वर उससे लेकर पारस को दे दिया। रात का 1 बज रहा था। शितारा ने खाना नहीं खाया था। वो तमाम मुखबरों के ख्यालात पढ़ने और उन्हें उस गांव से श्रीनगर तक दौड़ाने में मसरूफ़ थी। वो समझ रही थी कि पारस अभी उन्हीं अतराफ में होगा। उसके तमाम मुखबर श्रीनगर के आसपास के तमाम इलाकों में गाड़ियां दौड़ाते फिर रहे थे। वो सिर्फ एक गलती कर रही थी कि श्रीनगर में पारस की तवक्को नहीं कर रही थी। उसे यकीन था कि पारस इन मज़ाफ़ात से निकल नहीं पाएगा। दाई माँ ने कहा, बेटी, ऐसी भी क्या मसरूफियात हैं, रोटी तो खा ले। बस थोड़ी देर और माँ जी, वो कहीं ना कहीं गिरफ्त में आ ही जाएगा। अगर मुझसे ज़रा सी कोताही होगी तो वो हाथ से निकल जाएगा। रात का 1 बज चुका है, तू खाते खाते भी ख्याल ख्वानी कर सकती है। मैं सालन गर्म करके ला रही हूँ। वो किचन में गई। शितारा ने कमांडर के पास पहुंचकर पूछा, कोई खबर मिली? हाँ, वो शायद श्रीनगर में कहीं है।
کیا تم اندازے سے کہہ رہے ہو؟ اندازہ بھی کہہ سکتی ہو۔ ہماری پیٹرولنگ فورس نے بٹ مالو کے راستے میں ایک گاڑی روکی تھی۔ اس میں سے ایک شخص نے اپنا ڈیوٹی کارڈ نکال کر دکھایا۔ وہ میرا ایک مخبر تھا۔ اس نے آرمی کے آفیسر کو بتایا کہ گاڑی میں کمانڈر کی سالی اور رشتہ دار بیٹھے ہیں، جبکہ میری کوئی سالی اور رشتہ دار اس شہر میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بول کر اور فراڈ کر کے کشمیری باغیوں کو کہیں لے گیا ہے۔ اگر ان کے ساتھ صرف ایک عورت تھی تو پھر اس عورت کے ساتھ ضرور پارس ہوگا۔ وہ مخبر بھی کوئی فراڈ ہی تھا۔ بٹ مالو سے لال چوک کی سمت جا رہا تھا۔ لال چوک میں مسلمانوں کی خاصی آبادی ہے، وہاں اکثر باغی پناہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔